56 ये करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 56 देखो जी। 5 घंटियां एक साथ बजी, ये सभी क्रमश 6, 7, 8, 9 तथा 12 सेकंड के अंतराल में बजती हैं। तो बताइए ये सभी घंटियां एक घंटे में कितनी बार एक साथ बजेंगी, ये आपको बताना है। बताओ भी, शाबाश, बताओ भी। ठीक है, ये सभी घंटियां एक घंटे में कितनी बार एक साथ बजेंगी, ये आपको फाइंड आउट करना है। देखो यार, 5 घंटियां एक साथ बजी, ये सभी 6, 7, 8, 9, 12 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। तो ये सभी घंटियां एक घंटे में कितनी बार एक साथ बजेंगी, ये आपको बताना है। अच्छा, एक साथ बजेंगी कब, कितने समय के बाद एक साथ बजेंगी, तो ऐसे प्रश्नों हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे 6, 7, 8, 9, 12 का, है ना। 6, 7, 8, 9, 12 का हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, ठीक। तो इसका एलसीएम निकालेंगे भाई, क्या होगा भाई, 2 से डिवाइड करो, 2 तिया 6, 7 का 7 एज इट इज, 2 चौका 8, 9 का 9 एज इट इज, 2 छके 12। ठीक है, फिर 2 से डिवाइड करो, 3 का 3 एज इट इज, 7 का 7 एज इट इज, 2 दूनी 4, 9 का 9 एज इट इज, 2 तिया 6। अब किससे डिवाइड करेंगे, 3 से करेंगे, 3 एकम 3, 7, 2, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। ठीक है, अब कोई संख्या डिवाइड होती है, नहीं होती। अब इन सब का क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 सते 84, 84 दूना कितना हो गया, 84 को 6 से गुणा कर दो, 84 को 6 से गुणा करेंगे तो कितना होगा भाई, 6 चौक 24, 2 और 6 48 और 2 कितना हो गया, 504। तो एलसीएम हमारे पास कितना आ गया, 504 सेकंड आ गया। तो 504 सेकंड के बाद ये तीनों ये पांचों घंटियां एक साथ बजेंगी। ठीक है, 504 सेकंड के बाद ये पांचों घंटियां एक साथ बजेंगी। तो मेरे भाई हमें पता चला कि 504 सेकंड में, है ना, एक बार घंटी बजती है ना, 1 टाइम्स, है ना, एक बार घंटी बजती है भाई, 1 टाइम्स। ठीक, तो आपको बताना है एक घंटे में कितनी बार एक साथ बजेंगी, ये आपको बताना है एक घंटे में। तो एक घंटे में बताओ यार कितने सेकंड होते हैं, एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं। देखो यार, एक घंटे के अगर मैं मिनट बनाऊं, तो एक घंटे में जो मिनट होते हैं ना, वो 60 मिनट होते हैं। एक घंटे में कितने मिनट होते हैं भी, 60 मिनट होते हैं। और एक घंटे में सेकंड कितनी होती है, 3600 सेकंड होती है ना। कितनी सेकंड होती है, 3600 सेकंड। अब कुछ स्टूडेंट को ये नहीं पता होगा, सर 3600 सेकंड आया कैसे, सर एक घंटे में 3600 सेकंड होती कैसे है। देखो यार, अच्छा ये तो पता है ना भाई, एक मिनट में कितनी सेकंड होती है भाई, एक मिनट में कितनी सेकंड होती है, 60 सेकंड होती है। ठीक है, 60 मिनट में कितनी होंगी, 60 × 60, 3600 सेकंड होंगे, 3600 सेकंड। ठीक है, तो 3600 सेकंड में कितनी बार घंटियां बजेंगी, ये आपको बताना है। 504 सेकंड का मतलब एक बार बजती है, एक सेकंड का मतलब 1/504 बार, और 3600 सेकंड का मतलब 3600 सेकंड में बजेंगी भी 1/504 गुणा में 3600। देखो यार कितने पे जा रहा है, 7 पे जा रहा होगा। ठीक है, कितनी बार जा रहा है, 7 बार, तो 7 बार घंटियां बजेंगी। तो ऐसे प्रश्नों के अंदर एक प्लस कर देते हैं, टोटल 8 बार घंटियां बजेंगी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, तो जिसने भी सी आंसर दिया भी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए बहुत बढ़िया। तो ऐसे प्रश्न हम ऑलरेडी पहले भी कर चुके थे, कोई नई बात नहीं है इसके अंदर। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन मैंने एक और करवा दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 57। 57 आप सभी के सामने ये करके बताएंगे, बताओ अभी। हम्म, चलिए बहुत बढ़िया, ग्रेट। चलिए करो भी, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 57 करके बताओ अभी।
सर 1 प्लस क्यों करते हैं? 1 प्लस यार आपने शायद लास्ट क्लास को देखा नहीं है, मैंने आपको बताया भी था 1 प्लस क्यों करते हैं। ठीक है, जो पहली बार जो घंटी बजती है ना उसमें टाइम कोई भी काउंट नहीं करते हैं। जो पहली बार घंटी बजेगी ना वो वहां से टाइम स्टार्ट होता है। जैसे मान लो एक बार घंटी बज गई, यहां से टाइम स्टार्ट होता है, तो इसमें कोई टाइम लगा नहीं, लगा ना। तो पहली घंटी के लिए कोई टाइम नहीं, बाकी की जितनी घंटियां बजेंगी ना उसके लिए समय लगेगा। ठीक है, तो पहली घंटी के लिए कोई टाइम नहीं लगता है, इसलिए हम +1 कर देते हैं 8 बार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 करके बताओ। और क्लास को देखा करो भाई, है ना। अगर आप किसी भी चैप्टर को बीच में से ज्वाइन करोगे ना तो समझ में नहीं आएगा, काफी चीजें आपके माइंड में रहेंगी ही नहीं, काफी चीजें हो सकता है समझ में ना आए। तो पहली क्लास को देखना शुरू करो, है ना, पहली क्लास से एंड तक देखा करो, तब समझ में आएगी सारी चीजें। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा देखो यार एक बार, कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं सर ये 7 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, 7 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है। 3600 को अगर आप 504 से डिवाइड करोगे ना तो ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है। देखो भाई उनको थोड़ा और डिटेल में बताते हैं। देखो 3600 को अगर हम किससे डिवाइड करें, 504 से डिवाइड करें, किस पे जाएगा, 7 पे जाएगा। 7 चौक 28 और 7 35, कितना शेषफल बचा अभी 2 और ये 7, 72 शेषफल बचा। अच्छा 504 सेकंड में एक बार घंटी बजती है, यहां तक 7 बार घंटियां तो जरूर बजी होंगी। अब इतनी जो सेकंड बची हैं इसमें कोई घंटी बज सकती है क्या? है, इसमें कोई घंटी बज सकती है? घंटी तो 7 बार ही बजेंगे ना। ऐसा क्यों सोच रहे हो कि पूरा पूरा डिवाइड जाएगा तो ही घंटी बजेंगी? तो यानी 7 बार घंटियां तो बजी है ना, तो यही आपको बताना था। और एक प्लस कर देते हैं, 8 बार घंटियां बजती हैं। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको और देता हूं। जैसे आप बिस्किट का पैकेट है, वो 5 रुपए का आता है। ठीक है, एक बिस्किट का पैकेट कितने रुपए का आता है? 5 रुपए का आता है। ठीक है, 12 रुपए में कितने बिस्किट के पैकेट ले सकते हो, एक बार कमेंट करके बताना। एक बिस्किट का पैकेट 5 रुपए का आता है, तो 12 रुपए में कितने बिस्किट के पैकेट ले सकते हो, बताओ कितने ले सकते हो, बताना एक बार। 12 रुपए में कितने बिस्किट के पैकेट ले सकते हो? एक बिस्किट का पैकेट 5 रुपए का आता है, तो मैं क्या करूंगा भाई, 12 को 5 से डिवाइड करूंगा, है ना। 5 दूनी कितना हो गया, 10 हो गया। शेषफल कितना बचा, 2 बचा। अब आप कह रहे हो कि सर दो ही ले सकते हैं पैकेट। ठीक है, अब ये शेषफल बचा, आप कह रहे हो सर पूरा पूरा डिवाइड तो नहीं हो रहा, पूरा पूरा डिवाइड तो नहीं हो रहा। अरे ना होने तो क्या दिक्कत है, 2 पैकेट तो ले रहे हैं ना 12 रुपए में। ठीक है, वही सेम क्वेश्चन है ये। 3600 सेकंड, 504 सेकंड में एक बार घंटी बजती है, तो 3600 सेकंड में 7 बार तो बजेगी ना। ये 72 सेकंड में क्या करें, कुछ नहीं करेंगे जी। ठीक है, अब आई थिंक समझ में आ गया होगा। कॉमन सेंस बहुत बड़ी चीज होती है भाई, है ना। रट्टाफिकेशन, मुझे पता है आपकी एज में आप ज्यादातर बच्चे रट्टाफिकेशन मारते हैं। ठीक है, जब तक समझोगे नहीं ना, अगर ये चीज है तो क्यों है, उस क्यों का मतलब आपको नहीं पता होगा ना, तो समझ लो आपको नहीं आता। तो उस क्यों का मतलब पता होना चाहिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सर 2 रुपए की टॉफी लेंगे, हाँ जी बिल्कुल टॉफी लोगे भाई। है, चलो देखो भाई। 3 व्यक्ति ए बी सी 12 किलोमीटर के वृत्ताकार मैदान में दौड़ लगाते हैं। वे एक ही स्थान से क्रमश 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 7 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 13 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ शुरू करते हैं, तो कितने समय पश्चात वे प्रारंभिक बिंदु पर एक साथ मिलेंगे? कितने समय पश्चात वो मिलेंगे ये आपको बताना है। अब समय आपको फाइंड आउट करना है भाई, समय आपको फाइंड आउट करना है। देखो यार, जिस प्रश्न के अंदर आपको चाल दे रखी हो, है ना, दूरी दे रखी हो, 12 किलोमीटर की दूरी दे रखी है। ठीक है, यहां पर दूरी दे रखी है,
यहां पर चाल दे रखी है और आपको क्या निकालना है, समय निकालना है। ठीक है, तो समय, चाल और दूरी के लिए एक हमारा फॉर्मूला बनता है। वो फॉर्मूला क्या है भाई, उस फॉर्मूले को देख लो यार। है ना, किसी जमाने में आप एसटीडी कॉल क्या करते थे भी एसटीडी कॉल, है ना। तो एसटीडी को ध्यान में रखोगे। ठीक, किसी टाइम में एसटीडी कॉल क्या करते थे ना, क्यों करते थे भी एसटीडी कॉल, बाहर जाकर। सर बाहर ही हो पाती थी, है ना, घर पर तो करने नहीं देते थे। देखो भी, एस का मतलब क्या होता है, स्पीड होता है। टी का मतलब क्या होता है, टाइम होता है। और डी का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस होता है। डी का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस, है ना। ये आपका हो गया एसटीडी हो गया। सही है भाई। स्पीड का मतलब क्या होता है भी, हिंदी में चाल से होता है। टाइम का मतलब क्या होता है, समय होता है। और डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, दूरी से होता है। डिस्टेंस का मतलब क्या होता है भी, दूरी से होता है। ठीक है, अगर मुझे यहां पर समय निकालना हो, है ना, आपको क्या निकालना है, यहां पर समय निकालना है, तो समय निकालने के लिए हम क्या करेंगे, चाल को नीचे ले आएंगे, है ना। तो ये आपका हो जाएगा भी, समय निकालने का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन में स्पीड हो जाएगी। डिस्टेंस अपॉन में स्पीड यानी दूरी बटे में चाल। ये होता है भी समय निकालने का फॉर्मूला होता है। सही है। अब देखो भी, अब आपको निकालना है भी, समय निकालना है, टाइम निकालना है। ठीक, तो दूरी हमारे पास कितनी है, तीन व्यक्ति ए बी सी 12 किलोमीटर की वृत्ताकार मैदान में दौड़ लगाते हैं। चलो भाई, 12 किलोमीटर एक वृत्ताकार मैदान में दौड़ लगाते हैं। ठीक है, चलो भाई, ये एक वृत्ताकार मैदान है भाई। इस वृत्ताकार मैदान में क्या करते हैं, दौड़ लगाते हैं तीन व्यक्ति, है ना। एक व्यक्ति दौड़ लगाता है भाई क्या, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। ठीक है, एक व्यक्ति दौड़ लगाता है भाई 7 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। और एक व्यक्ति दौड़ लगाता है 13 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। इस तरीके से दौड़ लगाते हैं। ठीक है, तो कितने समय पश्चात प्रारंभिक बिंदु पर एक दूसरे से मिलेंगे, कितने समय के बाद एक दूसरे से मिलेंगे, तो ऐसे प्रश्नों के अंदर हम क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एलसीएम। ठीक है, समय का क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। पहले तो समय निकालो। समय क्या है भी, दूरी बटे में चाल। दूरी हमारे पास क्या है, टोटल 12 किलोमीटर है। दूरी हमारे पास क्या है, 12 किलोमीटर। और स्पीड क्या है भी, पहले वाले की 3 किलोमीटर प्रति घंटा। स्पीड की वैल्यू कितनी है भी, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, अब देखो अभी, दूसरा व्यक्ति यानी बी 7 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। दूरी कितनी है भी, 12, 7 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। ठीक है, अब आ गया सी, सी की बारी आ गई। सी कितना है अभी, 12 किलोमीटर, 13 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है ना, 13 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। ये आ गया भी, सभी का समय आ गया। ठीक है, हम समय के केस में क्या करते हैं भी, एलसीएम निकालते हैं। समय के केस में हम क्या निकालते हैं भी, एलसीएम निकालते हैं। जैसे यहां पर लास्ट क्वेश्चन में किया था, 5, 6, 7, 8, 9, 12 सेकंड के अंतराल पर बजती है। ठीक है, तो कितने समय बाद एक साथ बजेंगी, तो ऐसे में हम क्या निकालते थे, एलसीएम निकालते थे इसका। जैसे लास्ट क्वेश्चन में भी हमने क्या निकाला होगा, एलसीएम निकाला होगा समय का। तो यहां पर भी हम क्या निकालेंगे, समय का एलसीएम निकालेंगे। जब भी वैल्यू फ्रैक्शन में होती है तो उसका एलसीएम कैसे निकालते हैं, जब भी वैल्यू फ्रैक्शन में होती है तो उसका एलसीएम कैसे निकालते हैं, ऊपर वाले नंबर का एलसीएम और नीचे वाले नंबर का एचसीएफ। तो ऊपर वाले नंबर का एलसीएम क्या होगा बताओ, सर 12 ही होगा। और नीचे वाले नंबर का एचसीएफ क्या होगा, एक ही होगा। तो एलसीएम कितना आ गया, 12 आ गया। एलसीएम कितना आ गया, 12। यानी 12 घंटे बाद एक दूसरे से मिलेंगी। तो 12 घंटे हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो जिसने भी बी आंसर दिया भी बिल्कुल सही आंसर। बस ये क्वेश्चन था भाई, है ना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगर आपको एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ। ठीक है, ठीक रहेगा भाई। चलिए, इसी टाइप का मैं एक प्रश्न आपको और देता हूं भाई, है ना। वैसे मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने तो बिल्कुल सही बता दिया है। ठीक है, अब एक बच्चा पूछ रहा है सर एचसीएफ कैसे आया। अब मैं तेरे ना, मेरे सामने बैठा होता तो घुमा देता है यहाँ पर, एचसीएफ कैसे आया। अरे भाई 5वीं क्लास चल रही है ये,
5वीं क्लास चल रही है ये, और तू पूछ रहा है कि एचसीएफ कैसे आया सर एक। यार तुम्हें लर्निंग प्रोसेस पता ही नहीं है किस तरीके से पढ़ना है, फिर मेरे से आप सुनोगे। आप अभी तक फेल होते आ रहे हो, अब दोबारा फेल होने की तैयारी कर रहे हो तुम। यार मैं कह रहा हूं कि ये चैप्टर हमारी ये 5वीं क्लास चल रही है, ये 5वीं क्लास चल रही है ये, और तुम पूछ रहे हो कि पहली क्लास का मैटर, ये सर ये कैसे आया, एचसीएफ एक कैसे आया। फिर कमाल होगी भाई। मैं आपको बता रहा हूं, नौकरियां हमेशा कम होती हैं। अगर ज्यादा वैकेंसी आ रही है ना, तो लोग भी ज्यादा होंगे, और थोड़ा सा ठीक ढंग से पढ़ लो आप। कुछ नहीं होगा भाई, मैं आपको बता रहा हूँ, टाइम वेस्ट जाएगा सारा का सारा। हम आपसे फीस के तौर पर 1000 रुपये ले रहे हैं, और ये मैं आपको बता रहा हूँ, 1000 रुपये कोई मैटर नहीं करता है, आपका समय बहुत मैटर करता है। आप हमें जो समय दे रहे हो ना, ये सबसे ज्यादा मैटर करता है, और उस समय में आप कुछ नहीं कर रहे हो, बताओ। अब कुछ स्टूडेंट को ये एचसीएफ निकालना नहीं आ रहा, और आप बताओ, ऐसे क्वेश्चन मैंने 4-5 क्वेश्चन करवाए होंगे, एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एलसीएम कैसे निकालते हैं। ये एचसीएफ एलसीएम की लास्ट क्लास है। दूसरी क्लास का पहला क्वेश्चन यही बता रखा है एचसीएफ एलसीएम कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलो इसी टाइप का एक प्रश्न और करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 58, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन दिया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताओ भी, क्वेश्चन नंबर 58। तीन व्यक्ति ए बी तथा सी 25 किलोमीटर एक वृत्ताकार मैदान में दौड़ लगाते हैं। वे एक ही स्थान से क्रमश 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ शुरू करते हैं। कितने समय पश्चात कितने समय पश्चात वो एक दूसरे से मिलेंगे। कितने समय पश्चात एक दूसरे से मिलेंगे, ऐसे प्रश्नों के अंदर हम क्या निकालते हैं, समय का एलसीएम निकालते हैं। समय का क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। अब समय देखो क्या है, समय निकालने का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ठीक है। डिस्टेंस हमारे पास क्या भी 25, डिस्टेंस हमारे पास क्या भी 25, और स्पीड क्या भी 5, है ना। स्पीड हमारे पास क्या भी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, अगर हम बी की बात करें, डिस्टेंस हमारे पास 25, और स्पीड हमारे पास क्या है भी, स्पीड हमारे पास 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। डिस्टेंस हमारे पास क्या भी 25, और स्पीड हमारे पास क्या भी 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये आ गया समय, आ गया। ये क्या है, समय। समय निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, दूरी बटे में चाल। तो दूरी बटे में चाल, दूरी बटे में चाल, दूरी बटे में चाल। अब इसका क्या निकालना, एलसीएम निकालते हैं। अब इसका एलसीएम निकालो भी, ऊपर वाले नंबर का एलसीएम और नीचे वाले नंबर का एचसीएफ। अब इसका एचसीएफ क्या होगा, 5 होगा, ठीक है। यानी 5 घंटे बाद एक दूसरे से मिलेंगे, 5 घंटे बाद एक दूसरे से मिलेंगे, ये आपको फाइंड आउट करना था। देखो कितना आसान प्रश्न है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 59, ये करके बताओ भाई, वही सेम क्वेश्चन और है। करो भी शाबाश। तीन व्यक्ति ए बी तथा सी 16 किलोमीटर के एक वृत्ताकार मैदान में दौड़ लगाते हैं।
वे एक ही स्थान से क्रमश 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ शुरू करते हैं तो कितने समय पश्चात वो प्रारंभिक बिंदु पर एक दूसरे से मिलेंगे? कितने समय के पश्चात समय निकालना है। और समय निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो देखो भाई, सबसे पहले हम ए की बात करते हैं, है ना। सबसे पहले हम ए की बात करते हैं। तो डिस्टेंस हमारे पास कितनी है अभी? 16 है। और इसकी स्पीड क्या है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। बी की अगर हम बात करें, डिस्टेंस हमारे पास क्या है? 16 है, ठीक। और स्पीड क्या है? अभी 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। सी की अगर हम बात करें, 16 किलोमीटर और 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। कितने समय पश्चात वो प्रारंभिक बिंदु पर एक दूसरे से मिलेंगे? कितने समय पश्चात? तो एलसीएम लेना है भाई। ऐसे प्रश्नों के अंदर हम क्या लेते हैं? एलसीएम लेते हैं। ऊपर वाले नंबर का एलसीएम और नीचे वाले नंबर का क्या आएगा? भी एचसीएफ आएगा। तो 4, 6, 8 का एचसीएफ क्या होना चाहिए? देखो भाई, जिसको एचसीएफ नहीं आता यहां पर देखेंगे, 4, 6, 8। यहां पर ऐसा नंबर पुट करना है जिससे सारी संख्या कट जाए। तो यहां पर ऐसा नंबर पुट किया 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8। ऐसा नंबर यहां पर पुट करना है जिससे सारी संख्या कट जाए। बताओ ऐसा कोई नंबर है क्या जो सारी संख्या को काट दे? ऐसा कोई भी नंबर नहीं है। तो एचसीएफ क्या होगा? 2 होगा, ठीक है। तो 8 घंटे बाद एक दूसरे से मिलेंगे, 8 घंटे बाद एक दूसरे से मिलेंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर जाना चाहिए, ठीक है। तो जिसने भी बी आंसर दिया भी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है। और ऐसे प्रश्नों के अंदर आपको कुछ नहीं करना, एलसीएम निकालना है। और ऐसे प्रश्नों को मैं स्टार्टिंग से ही कहता आ रहा हूं भाई, है ना। ऐसे क्वेश्चन हमने काफी किए हैं। जैसे मैंने स्टार्ट किया था, क्वेश्चन नंबर 52 से स्टार्ट किया था, ठीक है। समय दे रखा है आपके सामने, क्या दे रखा है? समय दे रखा है। 12 सेकंड, 15 सेकंड और 20 सेकंड के अंतराल पर बजती है। कितने समय के बाद पुनः एक साथ बजेंगी, है ना? कितने समय के बाद, ठीक है। तो आपको क्या करना है? समय का एलसीएम निकालना होता था। तो सेम एज इट इज यहां पर भी समय का एलसीएम निकालना था। इन प्रश्नों के अंदर भी आपको क्या निकालना था? समय का एलसीएम निकालना था। पर समय दे ही नहीं रखा, तो समय निकाल लो, क्या दिक्कत है? समय निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। इस तरीके से समय आ गया। हाँ जी, हाँ सर जी, गुस्सा करते हैं तो समझ में आ जाता है। अच्छा, तो फिर गुस्सा भी जरूरी है, इसका मतलब है। वैसे मुझे गुस्सा आता नहीं, मैं एक्टिंग कर रहा था। हम्म, गुस्सा करते ही समझ में आ जाता है। बताओ भाई, अब बच्चे चाहते हैं सर गुस्सा करें, हैं? गुस्सा करने का मतलब ये होता है कि मैं आपका अटेंशन खींचना चाह रहा हूं, ठीक है। भावनाओं को समझो। पढ़ो भी, इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। देखो भाई, एक माली के पास 44 सेब सेब के, 66 केले के व 110 आम के पेड़ है। एक माली के पास भाई इतने पेड़ हैं भाई, 44 तो सेब के पेड़ हैं, 66 केले के पेड़ हैं और 110 आम के पेड़ हैं। वह इन्हें एक पंक्तियों में इस प्रकार लगाना चाहता है कि प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या क्या हो? समान हो। प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या क्या हो? समान हो, ठीक है। तो ऐसे कम से कम पंक्तियों की संख्या आपको ज्ञात करनी है ना। देखो यार, एक माली के पास है ना, अब इसको व्यवहारिक भी समझेंगे और इसकी मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा। देखो व्यवहारिक क्या है। एक माली के पास भाई इतने पेड़ हैं, 44 तो हो गए सेब के, 66 हो गए केले के और 110 हो गए आम के पेड़ हैं। इतने पेड़ हैं, वो है ना कम से कम पंक्तियों में लगाना चाहता है।
है ना। वो चाहता है कि ये सारे पेड़ है ना पंक्तियों में लग जाएं, और पंक्तियों की संख्या क्या हो, कम से कम होनी चाहिए। पंक्तियों की संख्या क्या होनी चाहिए, कम से कम होना चाहिए। देखो कुछ भी माइंड में नहीं लेना, बस समझो इस चीज को। भाई माली के पास इतने सारे पेड़ हैं, और वो पेड़ है ना पंक्तियों में लगाना चाहता है, और वो चाह रहा है कि भाई पंक्तियां हो ना उसके पास कम से कम होनी चाहिए भाई। पर कम से कम पंक्तियां होंगी तो क्या होगा, भाई वो कम से कम पंक्तियां बनाना चाहता है। तो कम से कम पंक्तियां बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको हर पंक्ति में ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने पड़ेंगे। जैसे मान लो आप एक स्कूल में स्टूडेंट्स हैं, 500 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अब एक टीचर चाहता है कि कम से कम पंक्तियां बने, तो आप क्या करोगे, भाई प्रत्येक पंक्ति में ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट भरेंगे, तभी तो कम से कम पंक्तियां बनेगी। इसको समझो भाई, है ना, समझना जरूरी है, ट्रिक तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। मान लो एक स्कूल में स्टूडेंट है 500। अब एक टीचर चाहता है ना, इनके एग्जाम हो रहे हैं, एक टीचर चाहता है कि कम से कम पंक्तियां बने। अब कम से कम पंक्तियां का मतलब क्या होगा, कि हर एक पंक्ति में ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट होंगे, हर एक पंक्ति में ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट होंगे तभी तो कम से कम पंक्तियां बनेगी। तो सेम एज इट इज यहां पर है। अब माली चाहता है कि कम से कम पंक्तियां बने, तो ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने पड़ेंगे पर पंक्तियों में, है ना, ज्यादा से ज्यादा पेड़। और ज्यादा से ज्यादा केस में क्या करते हैं, हम एचसीएफ निकालते हैं। ज्यादा के ज्यादा केस में हम क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। तो आप क्या करोगे, 44, 66 और 110 का हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे। ज्यादा से ज्यादा के केस में हम क्या करते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। तो 44, 66 और 110 का हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ। तो यहां पर ऐसा नंबर पुट करो जिससे सारी संख्या कट जाए। जैसे 22 पुट कर देते हैं, 22 दूनी 44, 22 तिया 66, 22 पंजा 110, 22 दूनी 44। एक मिनट भाई, 22 दूनी 44, 22 तिया 66, 22 पंजा 110। तो एचसीएफ हमारे पास कितना आ गया, 22 आ गया। एचसीएफ कितना आ गया, 22 आ गया। यानी प्रत्येक पंक्ति में है ना ज्यादा से ज्यादा 22 पेड़ ही आ सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या आ सकते हैं, 22 पेड़ आ सकते हैं। देखो अभी टोटल हमारे पास 44 तो सेब के पेड़ हैं, 66 केले के पेड़ हैं, और 110 आम के पेड़ हैं। और प्रत्येक पंक्ति में ज्यादा से ज्यादा 22 ही आ सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा 22 ही आ सकते हैं। बताओ अभी एक पंक्ति में अगर 22 पेड़ आते हैं तो 44 सेब कितनी पंक्ति में आएंगे, दो पंक्तियों में आएंगे। भाई एक पंक्ति में 22 पेड़ आते हैं तो 66 पेड़ कितनी पंक्तियों में आएंगे, तीन पंक्तियों में आएंगे। एक पंक्ति में 22 पेड़ आ सकते हैं तो 110 पेड़ कितनी पंक्तियों में आएंगे, पांच पंक्तियों में आएंगे, है ना। तो टोटल पंक्तियां कितनी बनेंगी, दो तीन पांच, और पांच 10। तो 10 पंक्तियां बनेगी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ठीक है। कितनी पंक्तियां बनेगी, 10 पंक्तियां बनेगी। अब इसकी मैं आपको डायरेक्ट शॉर्टकट बताता हूँ, ये तो मैंने आपको व्यवहारिक करके बताया है ना, इस तरीके से। अब मैं इसकी शॉर्टकट बताता हूँ। देखो जब भी किसी पर्सन के अंदर ये समान आ जाए ना, है ना, जैसे पौधों की संख्या समान हो, जब भी किसी पर्सन के अंदर समान दिखाई दे, बराबर दिखाई दे, तो समझ जाना एल एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ। तो एचसीएफ हमारे पास कितना आ गया, 22 आ गया। और ये पंक्तियों की संख्या है, ये हमारे पास क्या भी पंक्तियों की संख्या है, दो तीन पांच। तो 10 पंक्तियों की संख्या होगी। क्वेश्चन हमारा यहीं पर ही सोल्व हो जाता है, कुछ नहीं करना था, आपको एचसीएफ निकालना था। कैसे पता चलेगा सर एचसीएफ निकालना है, जहां भी जिस पर्सन के अंदर समान लिखा मिले, बराबर लिखा मिले, तो समझ जाना एचसीएफ निकालना है बस, ठीक है। तो एचसीएफ निकालना कितना भी 22, 22 हमारा एचसीएफ हो गया, और ये पंक्तियों की संख्या होगी, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए प्रत्येक पंक्तियों में कितने पौधे आएंगे, 22 आएंगे। पंक्तियां कितनी बनेगी, ये बनेगी 10 पंक्तियां बनेगी, ठीक है भी। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी टाइप का एक प्रश्न आपको और देते हैं, करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 61। हाँ जी, बहुत बढ़िया। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सर पंक्तियां मतलब क्या होता है, लाइंस। इंग्लिश में पढ़ लिया करो, है ना। इंग्लिश इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, लाइंस पर पंक्तियों का मतलब होता है लाइंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61। देखो अभी
एक माली के पास 18 सेब के और 54 केले के और 72 आम के पेड़, वह इन्हें पंक्तियों में लगाना चाहता है, लाइन में लगाना चाहता है कि प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या क्या हो, समान हो। तो कम से कम पंक्तियों की संख्या क्या होगी आपको बताना है। जब भी आपको किसी प्रश्न के अंदर ये दे रखा हो प्रत्येक पंक्तियों में पौधों की संख्या समान हो, तो समझ जाना एचसीएफ निकालना है। तो 36, 54, 72 का हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ। 36, 54, 72 का हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा अभी 18 दूनी 36, 18 3 54, 18 चौक 72। तो एचसीएफ हमारे पास कितना आ गया, 18 आ गया। और पंक्तियों की संख्या हमारे पास कितनी आ गई, 2 3 5 और 4 9। तो पंक्तियों की संख्या यानी लाइंस हमारे पास कितनी आ गई, टोटल 9 आ गई। तो 9 हमारा राइट आंसर होगा। तो पंक्तियों की संख्या कितनी होगी, 9 हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या क्या होगी, है ना, प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या क्या होगी, तो आंसर क्या होगा, 18 होगा। प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या कितनी होगी, 18 होगी। देखो एग्जाम में क्वेश्चन इसके ऊपर भी पूछ सकता है और इसके ऊपर भी पूछ सकता है, तो दोनों का मतलब आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, एचसीएफ निकालते हैं भाई, है ना, क्वेश्चन नंबर 62 का। हालांकि टॉपिक हमारा कंप्लीट ही हो गया है, कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं, है ना, जो बीच में आते हैं, तो उनको और देख लेते हैं भाई। एचसीएफ निकालना है भाई 1.08, 0.36 और 0.9 का एचसीएफ क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। सर ये वाला मैथ एनटीपीसी ग्रुप डी सुपर टेट के लिए भी काम आएगा, बिल्कुल काम आएगा। ठीक है, देखो जो टॉपिक मैं करा रहा हूं ना, ठीक है, हो सकता है भाई एनटीपीसी में कुछ टॉपिक एक्स्ट्रा आते हैं, जो टॉपिक मैं आपको करवा रहा हूं ये टॉपिक करके आप किसी भी एग्जाम में चले जाना। ठीक है, किसी भी एग्जाम में चले जाना, आपको इससे बाहर क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, और मैं ये कभी नहीं चाहता हूं, जैसे मान लो कोई स्टूडेंट में से बीपीएससी का पढ़ रहा है, ठीक है, मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता जो बीपीएससी में पढ़ने आ गया वो और बैच में भी पढ़ने आए, मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूं, एक ही बैच में उसका सारा कंप्लीट हो जाए। ठीक है, जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं उससे आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारा यहीं पर ही आएगा, यहीं से ही आएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। सर एसएससी सीजीएल में, एसएससी सीजीएल का प्रीलिम्स तो हो जाएगा, पर मेंस में है ना, चैप्टर तो वही होते हैं, पर क्वेश्चन घुमा कर देता है। कॉन्सेप्ट सारे वही होंगे, जो मैंने कॉन्सेप्ट बता दिए कॉन्सेप्ट सारे वही हैं, पर क्वेश्चन थोड़ा घुमा कर देता है मेंस में। और कुछ क्वेश्चंस में देता है, ऐसा नहीं सारे में देता है, कुछ क्वेश्चंस में देता है, उसमें भी काम आएगा। अब देखो भाई एचसीएफ निकालना है भाई इसका। एचसीएफ कैसे निकालें भाई, देखो अब आपके सामने है ना जो दिक्कत आ रही होगी एचसीएफ निकालने में, वो डेसिमल को लेकर आ रही होगी। 1.08, 0.36 और ये आपका है भाई 0.9। ठीक है, अब मैं ये चाहता हूं यार ये डेसिमल हट जाए, है ना, ये डेसिमल संख्या को काटने में दिक्कत पैदा करेगा, मैं चाहता हूं ये डेसिमल हट जाए। तो डेसिमल को कैसे हटाऊं, देखो यहाँ पर डेसिमल के बाद में 2 डिजिट है, यहाँ पर भी डेसिमल के बाद में 2 डिजिट और यहाँ पर डेसिमल के बाद में 1 डिजिट है। अगर यहाँ पर भी 2 डिजिट हो जाए ना तो डेसिमल को हम हटा सकते हैं, तो यहाँ पर भी 2 डिजिट होनी जरूरी है। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहूं कि 0.9 और 0.90 में कोई फर्क है क्या, है भाई 0.9 और 0.90 में कोई फर्क है। देखो अभी डेसिमल के बाद में 1 डिजिट है तो नीचे 1 जीरो आएगी, 9/10 हो गया। और ये कितना हो गया, अभी डेसिमल के बाद में 2 डिजिट है तो नीचे 2 जीरो आएंगे, डेसिमल के बाद में 2 डिजिट है तो नीचे 2 जीरो आएंगे। तो बताओ इन दोनों में कोई फर्क है क्या, आप देखोगे इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, तो ये भी 9/10 ये भी 9/10। इसका मतलब ये है कि डेसिमल के बाद में कोई डिजिट है ना उसके पीछे जितनी मर्जी जीरो लगा दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। डेसिमल के बाद में अगर कोई डिजिट है उसके पीछे जितनी मर्जी जीरो लगा दो उसके कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखो अभी हम चाहे तो अब यहाँ पर डेसिमल को हटा सकते हैं। अब देखो अभी यहाँ पर हमारे पास संख्या आ जाएगी कौन सी भी, एक तो आ गई 36, एक हमारे पास 90 है और एक हमारे पास क्या भी 108 है। हमें इसका क्या निकालना है भी, एचसीएफ निकालना है। ठीक है, एचसीएफ देखो यार क्या होगा भाई इसका एचसीएफ, ये 18 पर जा रहा है ना, 18 दूनी 36, 18 पंजे 90 और 18 छिका 108। तो एचसीएफ हमारे पास कितना आ गया, 18 आ गया। एचसीएफ हमारे पास क्या आ गया, 18।
ठीक है भाई, डेसिमल के बाद में 2 डिजिट थी तो यहां पर भी डेसिमल के बाद में 2 डिजिट होनी चाहिए, तो 0.18 हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। तो जिसने भी ए आंसर दिया भी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक, तो डेसिमल से घबराना नहीं है। जब भी आपके सामने डेसिमल का प्रश्न आए तो सभी की प्लेस वैल्यू सेम कर दो डेसिमल के बाद में। यहाँ पर 2 प्लेस वैल्यू थी, यहाँ पर भी 2 प्लेस वैल्यू, यहाँ पर 1 थी तो यहाँ पर भी 2 कर दो, कोई दिक्कत, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 63, ये करके बताएंगे। एलसीएम निकालना है अभी इन दोनों संख्याओं का। हाँ जी, थैंक यू वंदना कुमारी, थैंक यू सो मच। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हम्म, करो अभी, शाबाश। एलसीएम निकाल कर बताएंगे भी फटाफट से। चलिए देखो भाई, हमारे सामने एक संख्या ये है और दूसरी संख्या ये है ना। एक संख्या हमारे पास तो भाई ये है, ए बी माइनस बी स्क्वेयर। एक संख्या तो हमारे पास ये है और दूसरी संख्या हमारे पास ये है भाई, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, दूसरी संख्या मेरे पास ये है। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है अभी, एलसीएम निकालना है। जब हमारे पास दो संख्या होती है तो उस केस में हम एलसीएम कैसे निकालते हैं, कुछ रिजल्ट याद आ रहा है। जब हमारे पास दो संख्या होती हैं और उस केस में हम एलसीएम कैसे निकालते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है ना। एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। तो हमारे पास दो संख्या तो है, ठीक, हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना। अगर मुझे एचसीएफ पता चल जाए तो एलसीएम मैं निकाल सकता हूं बड़ी आसानी के साथ, है ना। दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। दो संख्या तो मेरे पास है, अगर मेरे पास एचसीएफ की वैल्यू पता चल जाए तो एलसीएम हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले भाई एचसीएफ की वैल्यू निकालते हैं। भाई एचसीएफ क्या होगा, अब देखो एचसीएफ कैसे निकालें। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो। यहां पर बी है, यहां पर भी बी है, तो बी मैंने यहां पर क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। बी मैंने कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा, ए माइनस बी बचेगा, ए माइनस बी। भाई यहां पर भी बी था, यहां पर भी बी 2 बार है तो एक बी मैंने बाहर निकाल लिया, तो क्या बचा भी अंदर, ए माइनस बी बचा। क्या इस फॉर्मूले को आप जानते हैं कि ए स्क्र माइनस बी स्क्र का फॉर्मूला क्या होता है। ए स्क्र माइनस बी स्क्र का रिजल्ट जो होता है वो हमारा ये होता है भाई, ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। 6th क्लास में जरूर पढ़ा होगा, 6th क्लास की अलजेब्रा की क्लास में, पहली क्लास के अंदर ही आपको पढ़ना होगा। ए स्क्र माइनस बी स्क्र क्या होता है, ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी, ये होता है भाई। अब एचसीएफ क्या होगा भाई, एचसीएफ होता है भाई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो बताओ इन दोनों में कॉमन क्या है। आप कहें सर इन दोनों में जो कॉमन है ना वो ए माइनस बी कॉमन है, तो ए माइनस बी हमारा क्या आ गया अभी, एचसीएफ आ गया। ए माइनस बी क्या आ गया, एचसीएफ। सही है, तो भाई अब सारी चीज आपके सामने है। अब देखो भाई, फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या है, बी इंटो में ए माइनस बी है। सेकेंड नंबर हमारे पास क्या है अभी, ए प्लस बी इंटो में ए माइनस बी है। ठीक रहेगा अभी। एचसीएफ को हम नीचे ले आएंगे। एचसीएफ हमारे पास क्या है, ए माइनस बी है और यहां पर हमारे पास क्या बचेगा, एलसीएम बचेगा। ठीक है, तो ए माइनस बी से ए माइनस बी हमारा कैंसिल हो गया। ठीक है, तो आपका हो जाएगा बी इंटो में
इस रिजल्ट का मतलब क्या था भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था। तो ये हमारा राइट आंसर जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो जिसने भी इसका आंसर बी दिया है बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 64। ये तो बहुत आसान है। देखो जी, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक 15 और 300 है। यदि एक संख्या 60 है तो दूसरी संख्या क्या होगी आपको बताना है। देखो अभी आप सभी जानते हैं कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो भाई दो संख्या अभी हमारे पास, एक संख्या हमारे पास क्या अभी 60 है, दूसरी संख्या आपको निकालनी है। एचसीएफ की वैल्यू हमारे पास क्या अभी 15 है और एलसीएम की वैल्यू क्या अभी 300 है। ठीक है, 60 पंजा कितना होता है अभी 300 होता है। तो दूसरी संख्या हमारे पास कितनी आ जाएगी, 15 पंजे 75, तो दूसरी संख्या हमारे पास 75 आ जाएगी। यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, ये करके बताएंगे। करो भी शाबाश। दो संख्याओं का गुणनफल हमारे पास 1280 है, महत्तम समापवर्तक 8 है, तो एलसीएम क्या होगा। देखो अभी दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है, अभी एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल हमारे पास कितना है अभी 1280 है। ठीक, ये एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के क्या भी बराबर है। एचसीएफ हमारे पास क्या भी 8 है और एलसीएम हमें निकालना है। तो 8 से काट दो भाई, 8 एकम 8, 8 6 48, जीरो। तो एलसीएम हमारे पास कितना आ जाएगा, 160 आ जाएगा। ठीक है, टॉपिक हमारा हो गया है। अब अलग अलग रूप में क्वेश्चन दिए गए हैं भाई, है ना। ये एग्जाम में दिए हुए क्वेश्चन है, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, करके बताओ। तीन संख्या हमारे पास 2:3:4 के अनुपात में है, उनका एलसीएम हमारे पास 240 है। तो तीनों संख्याओं में छोटी संख्या क्या होगी ये आपको बताना है। तीनों संख्याओं में छोटी संख्या क्या होगी ये आपको बताना है, बताओ अभी। तीनों संख्याओं में छोटी संख्या क्या होगी ये आपको बताना है। बताओ अभी शाबाश। हम्म सर 63 को दोबारा से बता दीजिए। 63, 63 तो करवाया ही नहीं अभी। हम्म देखो भाई, तीन संख्या 2 3 4 के अनुपात में है। तीन संख्या 2 3 4 के अनुपात में है। ठीक है, उनका लघुत्तम समापवर्तक 240 है। जब भी वैल्यू रेशो के फॉर्म में आए ना, चाहे उसके साथ में एक्स लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जब भी वैल्यू रेशो के फॉर्म में आए तो एक्स लगा सकते हो, एक्स लगाना है, बिना एक्स के भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ भाई,
इन संख्याओं का एलसीएम क्या होगा? एक्स लगाना चाहते हो तो एक्स लगा दो, एक्स ना लगाना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं। इन संख्याओं का एलसीएम क्या होगा? 2 3 6, एलसीएम क्या होगा? भी 12 होगा, है ना। 2 3 4 का एलसीएम कितना होता है? 12 होता है ना। 2 3 4 का एलसीएम क्या होगा? 2 एकम 2, 3 2 दूनी 4, 2 3 6, 6 दूनी 12। तो एलसीएम हमारा कितना होगा? भी 12 होगा। ये वैल्यू रेशो की है, और रेशो की वैल्यू का जो एलसीएम आया वो कितना है? भी 12 आया। और ये कह रहा है कि संख्याओं का जो एलसीएम है वो कितना है? भी 240 है। तो 12 यूनिट 240 के बराबर है। देखो इन संख्याओं का एलसीएम कितना आया? 12 आया, और कह रहा है कि 12 240 है। तो 12 यूनिट 240 के बराबर है, तो एक यूनिट किसके बराबर होगा? 240 बटे में 12 के बराबर होगा। 240 बटे में 12 के। तो आपको बताने की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? तो सबसे छोटी संख्या होगी हमारे सामने ये 2। 2 यूनिट किसके बराबर होगा ये आपको बताना है। 240 बटे में 12 गुणा में 2, तो 12 दूनी 24, तो 20 दूनी 40। तो सबसे छोटी संख्या हमारे पास क्या होगी? 40। यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। अगर मैं आपसे पूछना चाहूं इसका एचसीएफ क्या होगा, तो आप बता सकते हैं इसका एचसीएफ क्या होगा? बता सकते हो अभी इसका एचसीएफ क्या होना चाहिए? इसका एचसीएफ होगा भाई 12 दूनी 24, यानी 20 हमारा एचसीएफ होगा, है ना। अगर इससे पूछा जाए कि एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ होगा 20, है ना। ये वाली जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? 20। 20 हमारा क्या होगा? एचसीएफ होगा, है ना। जब वैल्यू आपको अनुपात के फॉर्म में पता हो, अनुपात के फॉर्म में पता हो, जब भी हम रेशियो को एचसीएफ से अलग अलग गुणा करते हैं तो संख्याएं आती हैं। 20 दूनी कितना होगा? 40, 20 तिया कितना होगा? 60 होगा, 20 चौका कितना होगा? 80। ये तीनों संख्या आ गई आपके सामने। छोटी संख्या हमारे पास क्या है? 40 है। छोटी संख्या हमारे पास क्या? 40। इस तरीके से, ठीक है। हाँ जी सर, 12 कैसे आया? 12 आया एलसीएम, रेशियो का एलसीएम। रेशियो का एलसीएम 2 3 4 का एलसीएम कितना आएगा? 12 आएगा, है ना। 2 3 4 का एलसीएम कितना आएगा? 12। 2 3 6 6 12। चलो एक क्वेश्चन और करके बताओ। इसमें आपको एचसीएफ भी बताना है, इसमें आपको एचसीएफ भी बताना है और छोटी संख्या भी बतानी है। करके बताओ। हाँ जी सर, एक्स मान के कीजिए ना, एक्स मान के कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। करो भी, शाबाश। तीन संख्या हमारे पास 3:4:5 के अनुपात में है। 3:4:5 के अनुपात में। इनका एलसीएम कितना आएगा? 60, है ना। 3 4 का एलसीएम कितना आएगा? 60 आएगा, है ना। एलसीएम कितना आया? 60। और यहां पर एलसीएम जो दिया जा रहा है वो 180 दिया जा रहा है। तो 60 यूनिट 180 के बराबर है, तो एक यूनिट किसके बराबर होगा? 180 बटे में 60 के बराबर होगा। ठीक, तो तीनों संख्या में छोटी संख्या क्या होगी? तीनों संख्या में छोटी संख्या होगी 3। 180 बटे में 60 गुणा में 3, कितने पे जाएगा? 3 3 तिया 9। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? 9 होगी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगर एचसीएफ पूछा जाए तो एचसीएफ क्या होगा? भी एचसीएफ 3 होगा। एचसीएफ कितना होगा? 3। यानी एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 3 आएगी, है ना। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 3। ये हमारा एचसीएफ हो गया। 3 हमारे पास एचसीएफ है, और संख्या हमारे पास क्या है? 9। जैसे ये वैल्यू थी रेशियो के फॉर्म में 3 4 5, 3 4 5। ठीक है, जब भी हम रेशियो की वैल्यू को एचसीएफ से अलग अलग गुणा करते हैं तो संख्याएं आती हैं। अलग अलग गुणा करते हैं भी, एचसीएफ से अलग अलग गुणा करते हैं तो क्या आती है? संख्याएं आती हैं। एचसीएफ को अलग अलग गुणा करते हैं तो क्या आती है? संख्याएं आती हैं। एचसीएफ को अलग अलग गुणा करते हैं तो क्या आती है? संख्या। तो संख्या हमारे पास क्या आएगी? 9 12 15। 9 12 15। ठीक है, जैसे छोटी संख्या हमारे पास क्या है? 9। ये तो मैं आपको अलग से करके बता रहा हूं, है ना। ठीक है, चलिए।
ये रिपीटेड है। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 करके बताओ। दो से अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है तो उनका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, ये आपको बताना। अभी एक आया था एग्जाम, उसमें यही क्वेश्चन पूछा गया था, बिल्कुल सेम, मतलब क्लास नोट से बाहर, मतलब डिजिट भी चेंज नहीं हुई थी। बताओ, दो से अभाज्य संख्या, से अभाज्य संख्या क्या होती है, कोप्राइम नंबर का गुणनफल हमारे पास 117 है तो उसका एलसीएम क्या होगा, ये आपको बताना है। बताओ, आज हमारी भाई 2 बजे है ना, यूट्यूब पर क्लास है। आज हमारी 2 बजे यूट्यूब पर क्लास है, उसमें मैं इसी टॉपिक के क्या कराऊंगा भाई, पीवाईक्यू करवाऊंगा भाई। इसी टॉपिक के पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस कर लिए तो उसके बाद आपको चैप्टर को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, इसी को बार बार करना है। ठीक है, आज हमारी जो 2 बजे यूट्यूब पर क्लास है ना, ठीक है, उसमें मैं पीवाईक्यू करवाऊंगा भाई, अलग अलग एग्जाम के। ठीक है, अलग अलग एग्जाम्स के हम प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस करेंगे। दोस्त है अभाज्य संख्याओं का गुणनफल हमारे पास 117 है, उनका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, ये आपको बताना है। यानी से अभाज्य संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक कैसे निकालते हैं, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। से अभाज्य संख्याओं का गुणनफल लघुत्तम समापवर्तक कैसे निकालते हैं, जैसे मान लो मेरे पास दो से अभाज्य संख्याएं 2 और 3, इसका एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम कितना होगा, 6 होगा। भाई 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है, 6 होता है। कोई भी दो से अभाज्य संख्या ले लो, जैसे 3 और 5 ले ली मैंने, ये 3 और 5 क्या भी से अभाज्य संख्या है। इसका एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम होगा 3 गुणा 5 यानी 15। 15 हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा। यानी इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल ही है ना, वही हमारा एलसीएम आ रहा है। इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है ना, वही हमारा एलसीएम आ रहा है। कोई भी दो से अभाज्य संख्या ले लो, जैसे 3 और 4 ले ली, 3 और 4 ये क्या भी दो से अभाज्य संख्या है। मुझे इनका क्या चाहिए, एलसीएम चाहिए। तो इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है ना, वही हमारा क्या आ रहा है, एलसीएम आ रहा है। इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वही हमारा क्या, एलसीएम आ रहा है। तो सीधी सी बात है, दो से अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है तो एलसीएम भी क्या होगा, 117 ही होगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। दो से अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है, ठीक है, इसका एलसीएम भी क्या होगा, 117 ही होगा। जैसे ये क्वेश्चन देखो, दो से अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 63 है तो उनका एलसीएम भी क्या होगा, 63 ही होगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए इसी के साथ ये टॉपिक हमारा हो जाता है कंप्लीट। ठीक है, उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ, एचसीएफ एलसीएम का ये टॉपिक कर लोगे। ठीक है, कर लोगे भाई, चलिए बहुत बढ़िया। हाँ 2 बजे क्लास है बच्चे, 2 बजे, 2 बजे बताया था ना, 2 बजे यूट्यूब पर क्लास है। ठीक है।